लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम आपका लगा है, तो मैंने 1 साल का ये उत्तर प्रदेश का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है उसको मैंने डिटेल में वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करेंगे इसका हम क्विक रिवीजन कर लें दोस्तों, ठीक है। पहली खबर देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने शामिल की है। और पैसे तो मैं आपको दे चुका था 1 साल का करंट अफेयर्स पूरा उत्तर प्रदेश का, लेकिन इसमें फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं। हाल ही में दोस्तों 9 जून को प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। प्रोजेक्ट गंगा ये 9 जून को शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अगर बात करें गंगा की, तो ये गंगा नदी वाली गंगा नहीं है। ये गंगा की जो फुल फॉर्म है वो है गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। ये जो प्रोजेक्ट गंगा है वो क्यों शुरू किया गया? इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी गांव के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी मिल सके, इंटरनेट पहुँच सके, डिजिटली लोग वहाँ पे एक्टिव हो सके, ई गवर्नेंस का फ़ायदा उठा जा सके, टेली मेडिसिन की सर्विसेज मिल सके। मतलब कुल मिला के ये डिजिटली कनेक्टिविटी के लिए है। और इसमें ये कहा गया है कि लगभग 20 लाख परिवारों को, कितनों को? 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट गाँव में मिल जाए। कितनों को? 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाए और 8 से 10 हज़ार लोग डिजिटल सेवा से जुड़ सकें। 20 लाख लोगों को तो 20 लाख परिवारों को है, ये लोगों को नहीं है, परिवारों को है, ठीक है। और 8 से 10 हज़ार डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स यानी डिजिटल सेवा प्रदाता बन जाए और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट, 8 से 10 हज़ार डिजिटल सेवा प्रदाता बन सकें और 1 लाख से ज़्यादा रोजगार। ये तिथि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब लॉन्च हुआ है? तो 9 जून को हुआ है। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। ये आपने प्रोजेक्ट गंगा समझा। अगली खबर दोस्तों वो है मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना। ये योजना 3 जून को लॉन्च की गई थी। कब? 3 जून को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना। ये शहरों का विस्तार करने के लिए है, ताकि शहर जो है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है ना, तो शहरों को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो सैटेलाइट टाउन्स बनाने हैं। तो ये बनेंगे दोस्तों आगरा में, बरेली में और इलाहाबाद में, प्रयागराज में। कौन कौन से? एबीपी न्यूज़ सुनी होगी आपने। देखो ट्रिक से भी कुछ चीज़ें लिंक कर करके याद कर सकते हो। ए से आगरा, बी से बरेली और पी से प्रयागराज। एबीपी न्यूज़, ठीक साहब। तो शहरी विस्तारीकरण योजना एबीपी इलाहाबाद, बरेली और आगरा, बरेली और प्रयागराज में सैटेलाइट सिटीज़ बसेंगी। और पैसों की अगर बात करी जाए तो लगभग 355 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित करने का प्लान है, जिसमें से जो पहली किस्त है वो 225 करोड़ रुपए की जारी हो चुकी है। यानी टोटल जो खर्चा लगभग आने का अनुमान है वो है 355 करोड़ का, जिसमें से पहली किस्त 225 करोड़ रुपए की हम दे चुके हैं। ये थी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना 3 जून वाली, एबीपी, आगरा, बरेली और प्रयागराज। फिर दोस्तों 5 जिलों में नई जेलें बनेंगी, ताकि आप आराम से रह के चक्की पीस सको, है कि नहीं? कांडी ऐसे कर रहे हो, जेल वेल ना जाना पड़ जाए, तो नई आपके लिए, हमारे लिए बढ़िया 5-5 जिलें, 5 नए मतलब 5 जिलों में नई नई जेलें बनवाई जा रही हैं। और ये दोस्तों कौन से 5 जिले हैं? तो कानपुर में, मुरादाबाद में, ललितपुर में, औरैया में और भदोही में। देख लो तुम्हारे घर में बनने की नहीं बनना ही, कहाँ के रहने वाले हो, तो उसी हिसाब से देख लो जेल आपके लिए तैयार हो रही है। कानपुर, मुरादाबाद, ललितपुर, औरैया और भदोही में लगभग 1470 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आएगा। लागत या बजट इतना ज़रूरी नहीं है, पेपर में बहुत कम ही पूछा गया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कानपुर, मुरादाबाद, ललितपुर, औरैया और भदोही। हाल ही में मक्का खरीद नीति उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की, कि जो हम मक्का खरीदेंगे, यानी मक्का काय की फसल है? खरीफ की फसल है। तो उत्तर प्रदेश सरकार हर साल ये सब चीज़ें कहती है कि हम खरीफ की फसलें कितने पैसे में खरीदेंगे। तो जो है खरीफ के लिए ये जो मक्का है ना, तो मक्का के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर रहे हैं, यानी एमएसपी जो तय कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं? 2400 रुपये प्रति क्विंटल। तो मक्का के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितना पैसा खर्च कर सकती है? 2400 रुपये प्रति क्विंटल। फिर अगला दोस्तों नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है। नौसेना शौर्य वाटिका का जो उद्घाटन है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्योंकि नौसेना से संबंधित तो डिफेंस मिनिस्टर तो आएंगे ही, और जब उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी साथ में ही रहेंगे। इन्होंने ये दोनों ने मिलकर लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया है। और ये जो पूरी वाटिका बन रही है वो 2 एकड़ से ज़्यादा जगह में बनेगी और लगभग 19 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे।
ये मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको अलग से चीज़ें दिखाई दें। ठीक है साहब। तो 2 एकड़ से ज़्यादा जगह पे 19 करोड़ रुपए के खर्चे से ये नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ में बन रही है। ठीक साहब। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। जो अगली खबर है वो ये है, एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव। देखो, एआई से जुड़ी बहुत सी न्यूज़ आएंगी और एआई से जुड़ी अगर न्यूज़ आपको दिखाई दे तो आप उसमें 99% केस में लखनऊ ही आंसर है। ठीक है। ये हम जब तैयार कर रहे थे तो हमने देखा एआई से सारी जुड़ी हुई न्यूज़ों का आंसर लखनऊ ही बैठ रहा है। तो अगर आप समझ जाना एआई हो तो 99% केस में लखनऊ है। मुझे तो लगता है शायद 100% में एआई लखनऊ में ही आएगा। तो एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव का आयोजन लखनऊ में हुआ। और ये लखनऊ में क्यों हो रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ वहीं पे होगा। और इसकी जो थीम है दोस्तों वो रखी गई है डिजिटल कायाकल्प और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये इसकी थीम है। ठीक है साहब। एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव्स की डिजिटल कायाकल्प और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। इसमें और भी कई सारी घोषणाएं की गई हैं। जैसे हम जो राज्य की पहली एआई सिटी है वो यूपी एआई मिशन के लिए जो बजट चाहिए हमें उस बजट को हम दे देंगे। यानी राज्य की पहली एआई सिटी है उसको बनाने के लिए यूपी एआई मिशन को कार्यान्वित करने के लिए जो बजट है वो दिया जाने की घोषणा कर दी गई है। अब आप सोचोगे राज्य की पहली एआई सिटी कौन सी है? तो पहली जो एआई सिटी है राज्य की वो क्या है? लखनऊ। जैसे मैंने बताया ना, एआई के बारे में कोई क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से आ रहा है तो उसका आंसर लखनऊ ही होता है। और एआई सिटी जो लखनऊ में बन रही है वो वृंदावन योजना के तहत बन रही है। किस योजना के तहत? वृंदावन योजना के तहत। अभी कहा गया है कि देश की पहली एआई सिटी के लिए 368 करोड़ रुपए दे दिए जाएं। तो देने की ये घोषणा हो गई है। कितना? 368 करोड़ रुपए। इसी तरीके से दोस्तों जो आप ये यूपी एआई मिशन देख रहे हो तो ये जो यूपी एआई मिशन है उसके लिए कितने रुपए के लिए कहा गया है? 225 करोड़ रुपए के लिए। तो ये पूरा था एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव जो लखनऊ में हुआ। इसकी थी डिजिटल कायाकल्प और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, थीम थी इसकी। और जैसा इसमें बताया गया कि पहली एआई सिटी के लिए भी हम बजट देंगे तो पहली एआई सिटी लखनऊ है और वृंदावन योजना के तहत निर्माण होगा। 368 करोड़ रुपए दे दिए। और यूपीआई मिशन के लिए इसमें कितने दे दिए हैं? 225 करोड़ रुपए। फिर है दोस्तों अगला, ये है फ्रूट होराइजन 2026। ये क्या चीज़ है? तो इसका आयोजन भी आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? लखनऊ में देखने को मिल रहा है। और वैसे तो यही पूछा जाता है कि कहाँ किस शहर में हुआ, तो शहर तो हो जाता है लखनऊ, लेकिन लखनऊ में भी कहाँ हुआ मोहल्ला पूछ लिया जाए तो लखनऊ में ICAR-CISH यानी कि केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय संस्थान जो लखनऊ में है वहाँ पर फ्रूट होराइजन 2026 का प्रोग्राम हुआ। और इसका मतलब क्या है, क्यों हुआ ये प्रोग्राम? तो फ्रूट माने होता है फल। तो फलों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, इन सब के लिए फ्रूट होराइजन प्रोग्राम लखनऊ में होता है केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय संस्थान में। अगला, उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी संगोष्ठी 2026 का आयोजन ये आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। प्रौद्योगिकी संगोष्ठी कहाँ हुई है? प्रयागराज में। इसकी थीम क्या है? तो जैसे कि इन्हें उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया है तो इसका जो विषय है वो भी रक्षा से संबंधित है, रक्षा त्रिवेणी संगम। देखो संगम कहाँ है? प्रयागराज में संगम है ना। उसी तरीके से क्योंकि रक्षा मंत्री उद्घाटन कर रहे हैं तो रक्षा वाला संगम है ये, तो रक्षा त्रिवेणी संगम। इतना ही अगर आप याद कर लेंगे तो काफ़ी है। वैसे पूरा इसका जो थीम है वो है रक्षा त्रिवेणी संगम, जहाँ प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक क्षमता का संगम होता है। तो इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, रक्षा त्रिवेणी संगम। फिर ये 100वीं वंदे भारत ट्रेन चल गई है। 100वीं जो वंदे भारत ट्रेन चली है दोस्तों वो आपको देखने को मिलेगी रायबरेली में, जो लालगंज है वहाँ से ये आपको मतलब रवाना हो गई है। और रायबरेली जो लालगंज में ही मॉडर्न कोच फैक्ट्री है वहाँ से ये रवाना हुई है। और इसका निर्माण भी पूरी तरह से इसी मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो कि रायबरेली में है उसी ने ये किया है 100वीं वंदे भारत ट्रेन का। ठीक है साहब। आगे बात करते हैं दोस्तों बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण फार्म समझौता। हाल ही में ये समझौता हुआ है दोस्तों पीलीभीत में। बासमती चावल आते हैं ना उसके साथ, और जैविक प्रशिक्षण फार्म समझौता हुआ है। ये पीलीभीत में एक टांडा बिजेसी है वहाँ पर ये समझौता हुआ है। पीलीभीत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो हस्ताक्षर करता है यानी समझौते में जिसने साइन किए हैं वो कौन है? एक तो एपीडा है। एपीडा मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग वाली जो संस्थान है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य वाला, उसने, और यूपी गवर्नमेंट ने ये समझौता किया है, मतलब साइन किए है यूपी गवर्नमेंट ने और एपीडा ने।
और ये 70 वर्ष तक के लिए वैलिड रहेगा। 70 वर्ष का ये समझौता है। पट्टा होता है ना, पट्टा कर लिए साहब, 70 वर्ष का ये पट्टा है। जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो देश का पहला बासमती जैविक प्रशिक्षण केंद्र बन के उभरेगा, जहाँ पे पारंपरिक बासमती चावल की तरह और जैविक कार्यक्रम दोनों, जैविक बासमती दोनों ही तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये पीलीभीत में समझौता हुआ है बासमती चावल वाला, एपीडा और यूपी गवर्नमेंट के साथ 70 वर्ष के लिए वैलिड है। देश का पहला बासमती जैविक प्रशिक्षण केंद्र बन जाएगा ये पीलीभीत वाला। ठीक, टांडा भी जैसी है पीलीभीत में, वहाँ पर हुआ था। अगला है दोस्तों उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन। तो ज़्यादातर सम्मेलन उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ही होते हैं, तो ये उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन भी लखनऊ में हो गया। और कृषि किसान मंत्रालय जो कि भारत सरकार वाला जो है ना, उसने किया है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया, नहीं गलत कराओ पेपर में अगर आ जाए तो। कृषि मंत्रालय जो भारत सरकार वाला है उसने उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया है। ठीक है साहब, आगे देखते हैं दोस्तों अगली न्यूज़। हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 अप्रैल 2026। 29 अप्रैल 2026 को आप देखेंगे, 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है हरदोई में। कहाँ किया है? हरदोई में किया है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है और ये 6 लेन का एक हाईवे है, जिसको हम प्रयास किया जाएगा कि आगे चल के इसे 8 लेन में बदला जाए। फिलहाल ये 6 लेन के रोप पे है। ठीक है साहब, और ये जो इसकी लागत आई है दोस्तों वो 36,230 करोड़ रुपए आई है। जो गंगा एक्सप्रेस बना है ना, वो 36,230 करोड़ रुपया का भैया खर्चा हो गया, 36,230 करोड़ रुपए। गंगा एक्सप्रेसवे से 12 जिले लाभान्वित होंगे। ये 12 जिले मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, संभल है, बदायूं है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली है, प्रतापगढ़ है और इलाहाबाद है, प्रयागराज है। वैसे तो आपको ये याद होगा, लेकिन फिर भी 12 जिले मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। एक बार रूट से आप देख लो ना, सेम रूट है, आपको वैसे भी याद होगा। ठीक है साहब, तो ये 594 किलोमीटर, तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 अप्रैल 2026 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हरदोई में इसका उद्घाटन किया। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रेटर नोएडा की। ये जो ग्रेटर नोएडा है, इससे संबंधित सारी चीज़ें समझते हैं, क्या क्या नोएडा में हुआ है जो स्पेशल इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल में। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन गया नोएडा में। ठीक है, कौन सा पार्क? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ये सारी चीज़ें जो होती है ना स्पेशल, आपको दिखेगा ना, लॉजिस्टिक पार्क बनना है, ये बनना है। नोएडा जैसी जगह दिखाई देगा, यहाँ पे कल्चर अच्छा है, यहाँ पे मतलब बिजनेस यहीं सब हो ही रहा है। तो दोस्तों ये आपका 23 मार्च 2026 को बना है। लगभग 174 करोड़, जो 174 एकड़ भूमि पर ये बन रहा है। बाकी इतना सब जानना ज़रूरी नहीं होता कि कितनी भूमि ली है, क्योंकि आप याद भी नहीं कर पाओगे। पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आने की ज़्यादा संभावना है कि हाल ही में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनना है, तो ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। लगभग 1000 करोड़ का खर्चा, 174 एकड़ भूमि, ये सब चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है। और अगर आ भी जाएंगी तो भाई इतनी चीज़ें उत्तर प्रदेश में बन रही हैं, आप किन किन का पैसा याद करोगे, कौन सी चीज़ कितने पैसे में बन रही है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता ना भाई सब कुछ। खोपड़ी में रख पाओगे कि भाई ये इतने का बन गया, अभी आप देखोगे कि फलानी यूनिवर्सिटी बन रही है, वो कितने से बन रही है ना, तो ये सब नहीं कर सकते और पेपर में आती भी नहीं है ज़्यादा। लेकिन अगर आपको ना दें तो आपको लगेगा, अगर हम आपको ना दें, कहीं लिखवाएं नहीं, तो आपको लगेगा यार ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं। इसलिए लिखवानी पड़ती है ताकि आपके कलेजे में ठंडक पड़ी रहे, है कि नहीं। भारत की जो पहली सरकारी एआई हॉस्पिटल है, एआई क्लिनिक है सरकारी वाली, ये भी आपको कहाँ देखने को मिल रही है? नोएडा में ही देखने को मिल रही है। ठीक है साहब, ये नोएडा में जो जिम्स है, जिम्स संस्थान है एक, नोएडा का नाम, नोएडा में एक वो है ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है जिम्स। जिम्स मतलब गवर्नमेंट, जी से ना गवर्नमेंट, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में भारत की पहली सरकारी एआई क्लिनिक बनी हुई है। इसी तरीके से दोस्तों देश की सबसे बड़ी फ्लो बैटरी कहाँ बन रही है? रेडियम फ्लो बैटरी। ये तो लेखपाल में भी ये क्वेश्चन साइंस टेक में आया था, लेखपाल के एग्जाम में, जिसको दोस्तों कहा जाए भारत की पहली व सबसे बड़ी वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है। ये वेनेडियम आधारित जो नेत्र प्रोजेक्ट के तहत बन रही है एनटीपीसी के द्वारा। 3 मेगावाट की जो ये वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है, ये भी कहाँ बन रही है? आपकी ग्रेटर नोएडा में बन रही है। तो नोएडा में 3 चीज़ें समझी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का बनना है, नोएडा में बन रहा है। सरकारी एआई क्लिनिक का बन रहा है भारत का पहला वाला, ये भी नोएडा में है। और सबसे बड़ी वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का बन रही है, ये भी आपकी नोएडा में बन रही है।
अब दोस्तों अगली चीज़, भारत की पहली लिथियम आयन रिसाइकलिंग यूनिट कहाँ बन रही है? ये एल आई लॉइन नहीं लिखा है, ये लॉइन माने शेर होता है, शेर नहीं है ये। एल आई मतलब लिथियम, आयन मतलब आयन, लिथियम वाला जो लिथियम होता है ना, लिथियम, लिथियम वो वाला लिथियम है ये। ठीक साहब। तो ये जो लिथियम आयन की रिसाइकलिंग यूनिट है वो आपकी सिकंदराबाद में बन रही है, और ये सिकंदराबाद वो हैदराबाद वाला नहीं है, ये सिकंदराबाद बुलंदशहर में पड़ता है। तो अगर बुलंदशहर ऑप्शन में आए, सिकंदराबाद ना आए तो बुलंदशहर मार देना। ठीक साहब। तो भारत की पहली लिथियम आयन रिसाइकलिंग यूनिट सिकंदराबाद जो कि बुलंदशहर में वहाँ पे बन रही है। अप्रैल 2026 में इसका उद्घाटन हुआ है। आप तारीख भी याद नहीं रख सकते, आप प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप तारीखें, किन किन की तारीख याद करोगे भाई। वही है कि बस छपवा दिया है मैंने कि आपके दिमाग में कलेजे में ठंडक रहे, लेकिन मेरी सलाह है कि आप बहुत तारीखें याद कर नहीं पाओगे, इसलिए बस वो फैक्ट याद करो जिसकी गुंजाइश ज़्यादा है। ये जो भारत की पहली लॉइन रिसाइकलिंग यूनिट है वो रॉकलिक इंडिया एक कंपनी है, रॉकलिक इंडिया एक कंपनी है, उसके सहयोग से बन रही है। और ये इस तरीके से बनने वाली भारत की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ रिसाइकलिंग यूनिट है। रिसाइकलिंग को हिंदी में कहते हैं पुनर्चक्रण। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट है, बुलंदशहर में ये बन रही है। अगली दोस्तों देखते हैं खबर। अगली ये है कि रबी गेहूं क्रय नीति हाल ही में उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने मक्का वाली अभी न्यूज़ सुनी थी कि मक्का को एमएसपी के माध्यम से उत्तर प्रदेश खरीद रहा था, उसी तरीके से अब गेहूं को भी खरीदेगा। और इस साल जो गेहूं के एमएसपी में जो वृद्धि की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो की है 160 रुपये प्रति क्विंटल की। पिछली बार से 160 रुपये ज़्यादा बढ़ा दिए बस, और अब बढ़ा के कर दिए हैं 2585। कितने कर दिए हैं? 2585। और पिछली साल कितने होंगे, इसमें से 160 घटा दो तो पिछली साल वाला आ जाएगा। तो नया एमएसपी गेहूं का है 2585 रुपये प्रति क्विंटल। अब देखो अगली, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय खुल रहा है। ये आपका दोस्तों मथुरा में खुल रहा है। मथुरा में जो उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद है उसके द्वारा ये खोला जा रहा है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय। मथुरा में भी कहाँ खुल रहा है? तो वहाँ पे एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है, उसमें ये पूरा राष्ट्रीय संस्कृति गौ संस्कृति संग्रहालय खोला जा रहा है। ये देश का पहला है दोस्तों, है ना, भारत का पहला गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा में खुलेगा। ठीक है साहब। आगे देखते हैं दोस्तों अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ आपके सामने ये रही यहाँ से है ना, थोड़ा सा भूल जाते हैं कहाँ गई, यहाँ से है। गोरखपुर से संबंधित अब खबरें देखते हैं। गोरखपुर से संबंधित 4 खबरें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पहली खबर ये है गोरखपुर से संबंधित, गोरखपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा। तो ऐसी ही चीज़ ज़्यादा आएंगी कि पेपर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की जो घोषणा है वो किस जिले में की गई है, तो गोरखपुर में की गई है। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे आप गीडा कहते हो, गीडा, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ पे इसका विकास 3.5 एकड़ में, वही मैं कह रहा हूँ ना, भूमि आप याद कर नहीं सकते, 3.5 एकड़ में ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा। 20 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। तो ये सब चीज़ें इतनी बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें चल रही ना, बहुत करंट अफेयर्स, हर एक चीज़ बन रही है, तो कितनी भूमि में बन रही है आप याद नहीं कर पाओगे। बस इतना ही याद हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ बन रही है, इतना ही बहुत है। इसी तरीके से दोस्तों जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गोरखपुर में बन रहा है, उसी तरीके से फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी आपका कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में ही बन रहा है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में बन रहा है। गोरखपुर में भी कहाँ? तो चिल्लुआ ताल है एक जगह गोरखपुर में, चिल्लुआ ताल में बन रहा है। इसी तरीके से दोस्तों सोलर सिटी कहाँ बन रही है? तो वही गोरखपुर में बन रही है। ठीक है साहब। ऐसे ही उत्तर भारत का जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, वहाँ का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो भी आपका गोरखपुर में बन रहा है। ठीक है, गोरखपुर में ही बहुत सी चीज़ें बन रही हैं। 500 करोड़ रुपए से बनना है। यूपी वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय इसका नाम है। ये नाम तब भी इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिकी औद्योगिकी लिख गया, ये औद्योगिकी है, औद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये आपका उत्तर भारत का पहला वन विश्वविद्यालय जो गोरखपुर में बन रहा है। इसी तरीके से गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी लगाया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लगाया है गोरखपुर में, जो टोरंटो कंपनी के द्वारा लगाया जा रहा है। लग रहा है ये गोरखपुर में ही लगा है, लेकिन कंपनी कौन सी है? टोरेंट कंपनी है।
ठीक है। तो ये गोरखपुर की कुछ इंपॉर्टेंट 4 न्यूज़ थी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गोरखपुर में है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी गोरखपुर में है, उत्तर भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय भी गोरखपुर में है, और यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र भी गोरखपुर में ही है। आगे दोस्तों एक और चीज़ है जो है नवयुग पालिका योजना। जैसे आपने नगर पालिका सुनी थी, वैसे ये नवयुग पालिका है, ये भी नगर पालिका से ही संबंधित है। जो हमारे ज़िले होते हैं ना, ज़िले, तो ज़िले में जितनी भी नगरीय निकाय हैं, नगरीय निकाय मतलब वही नगर पालिका, तो नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने के लिए नवयुग पालिका योजना शुरू की गई है। और याद रखने वाली बात है कि इसमें नगर निगमों को छोड़ा गया है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपको नगर पंचायत के लिए है। जो हमारी नगर पंचायतें हैं वो इसमें शामिल हैं, और नगर पालिका है वो इसमें शामिल है, लेकिन इसमें नगर निगम शामिल नहीं है, नगर निगमों को छोड़ा गया है। तो नगर पंचायत और नगर पालिका को स्मार्ट बनाने के लिए कौन सी योजना है? नवयुग पालिका योजना है, अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। और इसमें उत्तर प्रदेश के 58 नगरीय निकाय शामिल हैं। पूरे प्रदेश से कितने शामिल हैं? 58। 5 सालों के लिए ये पूरी योजना है। 5 सालों के लिए, जो 5 साल यानी 2025-26 से लेके 2029-30 तक, 5 साल मतलब 2025-26 से 29-30 तक। 5 सालों में कितना खर्चा होगा तो वही आप याद तो कर नहीं पाओगे बार बार, फिर भी 2,916 करोड़ रुपए इस नवयुग पालिका योजना के लिए 2,916 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रतिवर्ष की अगर अंदाज़ा लगा लो तो 5 साल में से डिवाइड कर दो तो ये लगभग 583 करोड़ रुपए के हिसाब से एवरेज बैठ रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, उस हिसाब से है। पहला जो 2025-26 के लिए हमने जो बजट जो सरकार का है वो पहली साल 145 करोड़ रुपए का है, जिसमें पूरी तरह से 100% मतलब राज्य सरकार ही इसमें पैसा देगी, 100% राज्य पोषित है ये। प्रतिवर्ष 583 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रोजेक्ट मतलब टारगेट है, लेकिन अभी जो पैसा खर्च हो चुका है वो 145 करोड़ खर्च हो चुका है। ये सब आप याद ही नहीं कर पाओगे, इसलिए बहुत दिमाग मत लगाओ, बस इतना लगाओ कि नवयुग पालिका योजना कब किसके लिए है, तो नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए है। कितने शामिल हैं? 58 नगरीय निकाय शामिल हैं। 5 साल के लिए 2025-26 से 2029-30। पैसा वैसा याद कर ही नहीं सकते भाई, हर योजना में जितनी योजना लॉन्च होंगी सब में पैसा होगा कि नहीं होगा भाई, पैसा याद ही नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगला निवेश मित्र 3.0, ये योजना फिर शुरू हुई। देखो अब इतनी योजना, फिर इसमें पैसा कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। तो निवेश मित्र 3.0 क्या है? तो इसकी दोस्तों तारीख इंपॉर्टेंट है, 24 मार्च 2026 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने निवेश मित्र 3.0 लॉन्च किया। ये एक पोर्टल है ताकि जो भारत के या भारत से बाहर के लोग कोई भी यूपी में निवेश करना चाहे तो इस पोर्टल के माध्यम से कर सकता है। और ये एआई बेस्ड है, मतलब अब तो सारी चीज़ें एआई पे हो गई हैं, तो ये पूरा पोर्टल एआई बेस्ड बनाया गया है। इसमें 43 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को शामिल किया गया है, 530 से ज़्यादा सर्विसेज को ईजी बनाने के लिए, ताकि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो निवेश हो रहा है वो आसानी से हो जाए, इसलिए ये निवेश मित्र 3.0 लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट तारीख है 24 मार्च 2026। फिर अगली खबर है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की जो राजस्व संहिता है, जो लेखपाल वगैरह जो काम करते हैं, तहसीलदार, एसडीएम सारे, वो इसी संहिता पे काम करते हैं, यूपी राजस्व संहिता। इसमें कानून लिखा है कि कैसे कैसे क्या होगा। इसमें हाल ही में संशोधन कर दिया गया है, और ये संशोधन दोस्तों 8 अप्रैल 2026 को राज्यपाल के द्वारा सिग्नेचर के बाद इम्प्लाई हो गया उसमें उत्तर प्रदेश में। और ये संशोधन हुआ है तो किस चीज़ में हुआ है? तो पहले जो राजस्व संहिता चलती थी वो चलती थी 2006 की। इस 2006 वाली की धारा 80 में एक नई धारा जोड़ी गई है, उपधारा 8, ये संशोधन हुआ है। तो राजस्व संहिता पुरानी वाली थी 2006 वाली, उसमें धारा 80 जो है उसमें उपधारा 8 जोड़ी गई है। मतलब मैं जब था ना, मतलब इसमें नायब तहसीलदार था जब मैं, तब ये मैंने धारा 80 वाली काम में बहुत रिपोर्टें लगाई हैं। इसमें अच्छा धुआं मचा देते हैं लोग, अधिकारी वगैरह, समझ रहे हैं धुआं कैसे है कि धारा 80 मतलब जो किसान होता है ना, किसान वो अपनी जगह पर अगर कुछ वैसी चीज़ें आबादी के लिए कुछ कर, मतलब किसान की जो खेती वाली जगह, खेत को अगर उसे रेजिडेंशियल बनाना है जिसमें आवास वगैरह बना सके, तो उसके लिए धारा 80 पे एसडीएम जो है साइन करते हैं, नायब तहसीलदार इसमें रिपोर्ट लगाते हैं। तो समझ ही रखते हो आप है कि नहीं। ये दोस्तों वही ना गैर कृषिक, मतलब जैसे खेती वाली जो जगह है उसे हम
आवास में या किसी और काम में लाना चाह रहे हैं, मतलब कृषि की जगह को हम गैर कृषिक वाली भूमि में बदल रहे हैं, तब धारा 80 का रोल होता है। ये अभी हाल ही में संशोधन हुआ है। अगला दोस्तों, हाल ही में इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई है, ये जो है ग्रेटर नोएडा में हुई। इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता कहाँ हुई है? ग्रेटर नोएडा में हुई है। इसी तरीके से यूपी इंटरनेशनल फिल्म कॉन्क्लेव्स हुआ है, ये आपका लखनऊ में हुआ है। कहाँ हुआ है? लखनऊ में। यूपी इंटरनेशनल फिल्म कॉन्क्लेव लखनऊ में हुआ है। लखनऊ में भी देखा जाए तो संगीत नाटक अकादमी है ना, गोमती नगर में, लखनऊ में घूमोगे तो पता चलेगा। अब घूम रहे नहीं हो, घर में बैठे हो तो क्या पता चलेगी तुम्हें। तो यूपी इंटरनेशनल फिल्म कॉन्क्लेव फिल्म देखी है साहब लखनऊ में, स्किल दिखाई गई है नोएडा में। भाई स्किल्स वाले सब नोएडा में है, फिल्म वाले सब लखनऊ में। ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखी। अगला देखते हैं दोस्तों। देखो, पूरे साल की इम्पोर्टेंट जितना हो सकता था मैंने कोशिश की है कि मैं करा सकूं। हालांकि मैं पहले दे चुका हूं आपको पूरी करंट अफेयर्स, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लग रहा था वो क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहले से पढ़ लिया होगा आपने, अब ये है कि दिमाग में कुछ चीज़ें चलती रहेंगी, वीडियो देख लोगे 2-3 बार, रिवाइज हो जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 लॉन्च की गई है। ग्राम परिवहन तो है, ये ग्राम परिवहन क्यों लॉन्च की गई है? क्योंकि जो हमारे तहसीलें हैं या जो हमारे ज़िले हैं, इन सब की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के गांव से हो जाए, मतलब गांव से भी लोग तहसील पहुंच जाएं, ज़िले पर पहुंच जाएं, आसानी से पहुंच जाएं, उसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गई है। और इसमें दोस्तों जैसा कि लिखा है ना कि गांव को सीधे ब्लॉक से जोड़ना है, तहसील से जोड़ना है, जिला मुख्यालय से जोड़ना है, इन सब के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लॉन्च की गई है। और इसमें जो निजी बस होती हैं, प्राइवेट बस जो होती नहीं है, आगरा मथुरा आगरा मथुरा आगरा मथुरा, हमारे यहाँ हम तो आगरा के हैं तो वही, हमें तो वही याद है, टुल्ला शेखावाद आगरा मथुरा दिल्ली नोएडा कि नहीं। तो जो आवाज़ लगाते रहते हैं ना प्राइवेट बस वाले, तो उनसे कांटेक्ट किया गया है, अनुबंध किया गया है कि आप अपनी बसें चलाओ, हम आपकी मदद करेंगे। और उन बसों को चलाने के लिए परमिशन मिल गई है, उन्हें परमिट भी मिल गया है, और उन्हें हम टैक्स में भी छूट देंगे। हम मतलब सरकार टैक्स में भी छूट दे रही है। और जो बसें 15 से लेके 28 सीट वाली कैपेसिटी की होंगी, ठीक है, जो छोटी छोटी बसें चलती हैं, मिनी बस कहते हैं हमारे यहाँ, मिनी बस चल रही साहब, मिनी बस। तो 15 से 28 सीट वाली जो छोटी छोटी बसें हैं, उनको, जिनकी लंबाई 7 मीटर के आसपास है, उनमें ये आपको कांटेक्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के माध्यम से। और डीजल से चलने वाली जो बसें हैं या सीएनजी पे भी हैं, इलेक्ट्रिक भी हैं, तब भी उनसे कांटेक्ट कर लिया गया है। और ये कांटेक्ट दोस्तों जो हुआ है वो 10 साल के लिए हुआ है, और 10 साल के लिए फ़िलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। 5 साल इसका विस्तार भी किया जा सकता है। तो 10 साल तक के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 5 साल इसे बढ़ाया जा सकता है। और इसमें यह कहा गया है कि वही गाड़ियाँ चलेंगी जो अधिकतम 8 वर्ष पुरानी हो, मतलब 8 साल से ज़्यादा अगर पुरानी कोई बस वगैरह है तो नहीं चलेगी भैया, क्योंकि फिर प्रदूषण होगा ना। तो ये कह दिया गया है, ठीक है। बस इसमें एक दोस्तों नोट ये है कि वैसे तो डीजल की गाड़ी, चाहे सीएनजी की गाड़ी, चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ी, कैसी भी हो गाड़ी आपकी मान्य है, लेकिन जो एनसीआर वाला इलाका है, उसमें केवल और केवल सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी अलाउ है, जो डीजल गाड़ी जो है वो अलाउ नहीं है, ठीक है। ये बात भी समझ लिया आपने, एनसीआर में डीजल गाड़ी अलाउ नहीं है, केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ी अलाउ है, 8 वर्ष से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये है आपका मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। अगली है दोस्तों, वो है सेमीकंडक्टर। समझते हो आप ना, सेमीकंडक्टर जो कंप्यूटर वगैरह में काम आते हैं। इस सेमीकंडक्टर को मॉडिफाई करने के लिए हाल ही में HCL कंपनी और फॉक्सकॉन कंपनी ने जॉइंटली यानी संयुक्त रूप से एक समझौता करने का प्रयास किया है, संयुक्त उद्यम बनाया है HCL और फॉक्सकॉन का। यूपी में ये क्यों इम्पोर्टेंट है, यूपी स्पेशल में? क्योंकि यूपी की जो एक संस्था है यीडा, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके मुख्यालय में ये समझौता हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है यूपी के लिए। और सेमीकंडक्टर से क्या बनती हैं? चिप बनती हैं। तो इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी इसमें रोल है, ताकि उत्तर प्रदेश में मॉडिफाइड सेमीकंडक्टर्स बनाए जा सकें। 3700 करोड़ रुपए का इससे निवेश होगा, ताकि आप उत्तर प्रदेश में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इस पूरे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेके।
तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसका उद्यम है, तो HCL और फॉक्सकॉन का है। कहाँ ये सिग्नेचर हुए हैं, तो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में हुए हैं। इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड का इसमें अच्छा खासा रोल है। अगली खबर है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया है कि शिक्षक जो होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको कैशलेस चिकित्सा, यानी कि जब वो अपना कोई भी इलाज वगैरह कराएंगे तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कैशलेस चिकित्सा उपचार को मंजूरी मिल गई है। यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। एक तो बेसिक, यानी जो क्लास 1 से लेके 5 तक के टीचर्स हैं, तो बेसिक टीचर्स और जो माध्यमिक शिक्षा डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं, उनके लिए भी ये पूरी तरह से ये योजना है कैशलेस चिकित्सा। और इसमें शिक्षक तो शामिल हैं ही हैं, साथ ही ऐसे लोग भी शामिल हैं जो स्कूल में काम तो करते हैं लेकिन वो पढ़ाते नहीं हैं, गैर शिक्षण कर्मी है। मतलब गैर शिक्षण कर्मी मतलब जैसे मान लो कोई क्लर्क है, वो पढ़ाता तो है नहीं लेकिन स्कूल का तो स्टाफ है ना, तो शिक्षक भी शामिल हैं स्कूल के, गैर शिक्षण कर्मी भी स्कूल के शामिल हैं और उनके आश्रित भी शामिल हैं। जैसे मान लो आप वहाँ आप पढ़ाते हो तो आपके बच्चे भी इस योजना का लाभ ले पाएंगे क्योंकि बच्चे आप पर आश्रित हैं। ठीक है साहब। कुल मिला के 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण जो कर्मचारी हैं उन, और वो लोग पूरा उनका परिवार इस कैशलेस चिकित्सा से फ़ायदा उठा पाएगा और इसमें 448 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो पैसा तो याद कर नहीं सकते, याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, हम बता दे रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा पैसे याद कर पाएगा। छोटा मोटा मतलब बस न्यूज़ ही आपको याद रहे, इतनी बहुत बड़ी बात है ना। अगली खबर दोस्तों, हाल ही में जैसा कि मैंने बताया था ना, AI से संबंधित कोई भी खबर आए तो आंसर उसका लखनऊ हो जाएगा, आप मान के चलना। अगर भाई 99% केस में, अब 1% तो रिस्क ले हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन ज़्यादातर जो AI से रिलेटेड न्यूज़ है ना, उसमें लखनऊ का आंसर है। तो IBM AI टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये IBM AI गवर्नमेंट वाला ये सारा सब कुछ लखनऊ में ही बना। AI वाली चीज़ें सब लखनऊ में है। जैसे फिर आ गया AI वाला फिर से आपका लखनऊ में है। तो AI वाला जब जो भी चीज़ है वो लखनऊ में ही है। पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और ये दोस्तों कहाँ पर हुआ है, लखनऊ में ही हुआ है। जो इंडियन आर्मी है उसकी सेंट्रल कमांड जो लखनऊ में है, वहाँ पर ये रणनीतिक संचार सम्मेलन हुआ है। इसकी थीम क्या है जान लेते हैं। उभरते संचार क्षेत्र में भविष्य की तैयारियों के लिए रणनीतिक संचार का संस्थागतकरण। थोड़ी सी बड़ी है पर थोड़ा सा कीवर्ड्स भी याद रहेंगे। भाई संचार है तो उभरते संचार क्षेत्र में भविष्य की तैयारियों के लिए रणनीतिक संचार का संस्थागतकरण। ये लखनऊ में ही हुआ है पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन। आगे बात करते हैं दोस्तों, अभी कुछ और रह गया वो भी देख लेते हैं। और इसकी PDF भी हम दोस्तों दे देंगे, जो अपना टेलीग्राम है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर, उसमें दे देंगे। इन्वायरमेंट वाली मैंने कराई थी ना करंट अफेयर्स, उसका PDF भी दे ही दिया, तो आप लोग PDF से भी रिवाइज कर सकते हो। ऐसा होता है आप आराम से चलते फिरते रिवाइज कर लो जैसा आपको सही लगे। इंडिया AI हाल ही में दोस्तों एक सम्मेलन हुआ इंडिया AI और यूपी डेस्को के बीच में। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता। MOU को आप शुद्ध भाषा में समझौता समझ सकते हो। तो इंडिया AI और यूपी डेस्को के बीच में ये समझौता हुआ है। ठीक है। और इस समझौते से ये निकला है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में 65 डेटा AI लैब बनाएंगे। बस यही इसमें इम्पोर्टेंट है, कितनी AI लैब बनेंगी, तो पूरे में 65 यानी 65 डेटा और AI लैब बनेंगी, जो समझौता हुआ है इंडिया AI और यूपी डेस्को के बीच में। अगला है दोस्तों यूपी AI, फिर आ गया देखो AI, मैंने कहा था AI जहाँ भी आए आंसर उसका सीधे सीधे लखनऊ है। आप मतलब रिस्क ले सकते हो आराम से। AI वाला यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी AI से कोई भी चीज़ जुड़ेगी तो लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में दोस्तों 86वां AI फिर आ गया देखो AI, मैं क्या कह रहा हूँ, AI फिर आए फिर आंसर लखनऊ। AI वाला AI POC सम्मेलन जो हुआ है वो लखनऊ में हुआ है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा लखनऊ में है। और AI POC जो सम्मेलन लखनऊ में हुआ वो उसमें जो सारे मतलब वो होते हैं ना लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो ओम बिरला भी इसमें शामिल हुए, और भी पूरे भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन इसे हिंदी में कहते हैं। AI POC मतलब अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। यह नाम AI है ना, इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन AI आ गया तो बस आंसर लखनऊ हो जाएगा, इसीलिए मैंने पूरी फुल फॉर्म लिखवाई है। AI का मतलब यहाँ पे ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया पीठासीन ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। पीठासीन है ये, वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला नहीं है। तो भी इसका आंसर क्या है, लखनऊ ही है।
एक और चीज़ थी दोस्तों, वो है इंडिया फूड। तो 9th यानी 9वां इंडिया फूड कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में हुआ है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में ये पूरा फूड वाला खाने पीने से जुड़ा है ये ना इंडस फूड प्रोग्राम, ये कहा हुआ है ग्रेटर नोएडा में। और इसका जो आयोजक है वो है TPCI, भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद। भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद TPCI ने इसे आयोजित किया है। यहाँ पूरी तरह से फूड माने होना खाना पीना, तो खाद्य एवं पेय पदार्थों का एक इवेंट है जो नोएडा में हुआ। ये भी दोस्तों करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट थी। और देखते हैं थोड़ी बहुत और है, जल्दी से कर लेते हैं। यूपी का पहला ज़ीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी, आप जानते होंगे, हमने उतना पढ़ लिया होगा, लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला ज़ीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बनाया गया है। यूपी का पहला ज़ीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी लखनऊ है। आपने कई बार पढ़ भी लिया होगा, लखनऊ बना है ये। जनवरी 2026 में इसका घोषणा की गई थी। बस एक चीज़ शायद आपने ना पढ़ी हो तो मैं बता दे रहा हूँ, एक संयंत्र है, एक प्लांट लगा है जिसका नाम है शिवरी। तो पहली बात तो ये शिवरी जो संयंत्र है वो लखनऊ में है। और इसी के लगने के बाद ये ऐसा हुआ कि लखनऊ एकदम ज़ीरो वेस्ट में आ गया, क्योंकि ये शिवरी प्लांट था वो पूरे दिन क्या करता था ना, जितना भी कचरा बचरा था उसको कलेक्ट करके रिसाइकिल कर देता था। तो शिवरी संयंत्र के चालू होने से जो दैनिक प्रसंस्करण क्षमता थी वो 2100 टन प्रतिदिन की हो गई, और कचरा 2000 टन का ही आ रहा था। इस वजह से क्या था ना, ये इसने धुआं मचा दिया शिवरी संयंत्र ने, और लखनऊ को ये खिताब दे दिया कि वो 100% साइंटिफिक होकर मतलब साइंटिफिकली 100% साइंटिफिकली ज़ीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी में शामिल हो गया अपना लखनऊ। ठीक है साहब, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज, ये हाइड्रोजन पर चलने वाला एक यात्री जहाज है जिसका उद्घाटन जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं उन्होंने किया था, और ये बनारस के नमो घाट पर हुआ है। एक तरह से जहाज है जो पानी में चलेगा लेकिन हाइड्रोजन से चलेगा, बस ये है। कोचीन शिपयार्ड के द्वारा ये जहाज बनाया गया, बनारस के नमो घाट से शुरू हुआ है, पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और इससे जो उत्सर्जन होगा वो ज़ीरो होगा, कोई उत्सर्जन ही नहीं होगा। हाइड्रोजन पे चल रहा है तो काय का उत्सर्जन, कोई धुआं फुआं नहीं निकलेगा। उत्सर्जन मतलब जो धुआं हुआ निकलता है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन पे चल रहा है। बनारस के नमो घाट से ये बना है, पूरी तरह स्वदेशी है, कोचीन ने ये बनाया है। अगला दोस्तों, अयोध्या से संबंधित एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय अयोध्या में बन रहा है, और ये पहले से जो प्लान था उससे लगभग 2 गुने क्षेत्र में, यानी कि 52 एकड़ में इसका विकास किया जाएगा। टाटा सन्स के द्वारा, जो टाटा कंपनी है ना, उसका जो CSR फंड होता है, CSR फंड का मतलब जैसे कोई प्राइवेट कंपनी होती है, वो अपने पूरे जो उसने लाभ कमाया उसका 2% हिस्सा उसे अच्छे कामों में खर्च करना पड़ेगा, सोशल गतिविधियों में खर्च करना पड़ेगा, उसको कहते हैं CSR फंड। जैसे हम लोग भी एक, जैसे मान लो प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं, जैसे अपना बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स एक रजिस्टर्ड संस्थान है, GST देते हैं हम लोग, सब कुछ करते हैं, तो हम लोग भी 2% पैसा अपना जो है अच्छे कामों में खर्च करेंगे एक वक्त के बाद उसमें, क्योंकि एक लिमिट होती है कि आपकी कंपनी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप 5000 करोड़ रुपए का आपका, मतलब ये 5000 करोड़ नहीं है, एक बहुत बड़ी एक नियम है कि इतना पैसा अगर आप कमाओगे तो आपको खर्च करना पड़ेगा। अभी हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, लेकिन फिर भी हम CSR फंड में पैसा खर्च करते हैं ताकि अच्छा काम हो सके। तो टाटा कंपनी ने ये पूरा सहयोग करा है कि CSR फंड से हम लोग पैसा देंगे। 52 एकड़ में ये विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय वो अयोध्या में बनेगा। अगली खबर है दोस्तों, अगली खबर है गौतम बुद्ध नगर की। गौतम बुद्ध नगर में ना माइक्रो फॉरेस्ट बन रहे हैं, सूक्ष्म वन बन रहे हैं। तो इस तरह से कोई सवाल आए ना कि माइक्रो फॉरेस्ट कहाँ बनाए जाएंगे, तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में बनाए जाएंगे। जो स्कूली शिक्षा विभाग के जो संयुक्त जो सचिव साहब हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाला है उत्तर प्रदेश का, उसके जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम है संजय कुमार। उन्होंने ये माइक्रो फॉरेस्ट लगाने का उद्घाटन किया था, जिनका नाम क्या था, संजय कुमार। और PM कहाँ किया है, गौतम बुद्ध नगर में किया है, लेकिन कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में एक नवोदय विद्यालय चलता है जिसका नाम है PM श्री नवोदय विद्यालय, वहाँ पर ये उद्घाटन किया गया है। क्यों, कब किया गया, तो विशेष अभियान चलाया गया था, 4-5 साल से चल रहा है, तो ये 5वां विशेष अभियान था। इसी के तहत फलों का बगीचा यानी फलों उद्यान एवं परागण उद्यान जो है उस पर आधारित माइक्रो फॉरेस्ट लगाए जाएंगे ताकि फल वगैरह आपके आते रहें। 3200 वर्ग मीटर से अधिक की जो बंजर भूमि है उसको अच्छा करना है। तो ये भूमि तो आप, मैं कह रहा हूँ, आप याद कर ही नहीं सकते, बस इतना कर सकते हो कि माइक्रो फॉरेस्ट कहाँ लगाए जा रहे हैं, तो गौतम बुद्ध नगर में लगाए जा रहे हैं।
किसने शुरू किया है? तो सचिव साहब ने शुरू किया है, संजय कुमार ने। कहाँ पे लगाए? तो गौतम बुद्ध नगर के ही पीएम श्री नवोदय विद्यालय में किया है। अगली खबर है दोस्तों, वो है यूपी कैंप। ये न्यूज़ मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपी स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि हम जो है वित्तीय सहायता करेंगे। वर्ल्ड बैंक कह रही है पैसा हम देंगे भैया, तुम उत्तर प्रदेश की वायु करो स्वच्छ। हम पैसा देंगे कितना? $299.66 मिलियन। लगभग $300 मिलियन हो गई है ना, 299.66 है ना, इतना पैसा हम देंगे। 10 साल तक देते रहेंगे, आप टेंशन मत लो। उस और ज़रूरत पड़ेगी तो हम 2 साल और दे देंगे, छूट भी दे रहे हैं हम 2 साल की। इतना पैसा देंगे ताकि आप 4 शहरों की वायु को स्वच्छ करो। कहाँ कहाँ की? लखनऊ की शहर की, कानपुर की, बनारस की और गोरखपुर की। ये उत्तर प्रदेश के बड़े 4 शहर हैं। यहाँ की वायु कैसी होनी चाहिए? साफ़ होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक $299.66 मिलियन देने को तैयार है। लखनऊ, कानपुर, बनारस और गोरखपुर। और ये भी कह रहा है वर्ल्ड बैंक कि देखो हम 15,000 ई रिक्शे भी आपके यहाँ चलवा देंगे, 500 इलेक्ट्रिक बसें भी हम आपके यहाँ चलवा देंगे, लेकिन आप जो है काम करो। तो वर्ल्ड बैंक की एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये यूपी कैंप, ठीक है साहब। और ये भी कहा है कि हम 39 लाख परिवारों को कुकिंग के लिए साफ सफाई वाली कुकिंग की फैसिलिटी दे देंगे। कितने परिवारों को? 39 लाख परिवारों को। अब वर्ल्ड बैंक कितना कुछ कर रहा है आप देखो, फिर भी हम लोग अगर कुछ ना कर पाएँ तो बेकार है एकदम। लखनऊ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, बनारस, गोरखपुर, ये 4 शहरों में ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट चलेगा यूपी कैंप। हाल ही में दोस्तों 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी 2025 का आयोजन हुआ। जम्बूरी क्या होता है? तो ये जो स्काउट्स गाइड वाले होते हैं ना, उनका एक कैंप लगता है, उसको कहते हैं जम्बूरी। तो स्काउट गाइड वाला जो कैंप लगा है जम्बूरी, वो नेशनल लेवल वाला लगा है 19वां। ये लगा है आपका कहाँ पे दोस्तों? ये लगा है लखनऊ में, ठीक है। 23 से 29 नवंबर को लगा, तो लखनऊ में लगा है। और ये इसका जो थीम है इम्पोर्टेंट है, विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत जो जम्बूरी वाला जो प्रोग्राम हुआ है वो कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। और इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। ये भी दोस्तों आपने समझ लिया। कुछ न्यूज़ और है, बस थोड़ी बहुत रह गई हैं भाई। देखो पूरे साल का करंट अफेयर्स अगर हम बहुत कम टाइम में करा रहे हैं तो इससे आपका क्विक रिवीजन भी तो हो जाएगा। बागपत से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं। बागपत में क्या हुआ है? एक तो स्किल इंडिया सेंटर बना है। स्किल इंडिया सेंटर कहाँ बना है? बागपत में बना है। 2 मंत्री हैं, एक मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, एक हैं जयंत चौधरी। इन दोनों ने बागपत में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बड़ौत। बड़ौत बागपत में ही है। वहाँ पे चौधरी केहर सिंह दिव्या पब्लिक स्कूल में इसका उद्घाटन किया था। कौन से स्कूल में किया है? चौधरी केहर सिंह दिव्या पब्लिक स्कूल। ये स्कूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिमाग में रखना। चौधरी केहर सिंह दिव्या पब्लिक स्कूल में अश्विनी वैष्णव और जयंत चौधरी दोनों मंत्रियों ने स्किल इंडिया सेंटर बागपत में लॉन्च कर दिया। 600 युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा इससे। साथ में ये सारी चीज़ें बागपत से जुड़ी हुई हैं। बागपत में ही मैंने बताया ना बड़ौत है, तो बड़ौत रेलवे स्टेशन पर 2 नई मेमू ट्रेन भी चलाई हैं। मेमू ट्रेन होती है ना, वो पैसेंजर ट्रेन जो होते हैं वो ट्रेनें चलाई हैं। एक ट्रेन चलेगी दिल्ली शामली और एक चलेगी आपकी दिल्ली शादरा शामली, दिल्ली शादरा, इस तरीके से ये चलेंगी ट्रेनें। और साथ में ये भी कहा है कि हम 15 सरकारी स्कूलों के लिए, जो कि बागपत के ही हैं, बागपत की बात हो रही है ना, तो बागपत के 15 सरकारी स्कूलों के लिए 75 नवीनीकृत कंप्यूटर भी दिए जाएंगे। मतलब 15 स्कूलों के लिए 75 नए कंप्यूटर मिल रहे हैं। यानी एक स्कूल के लिए कितना मिल रहा है? 5, तभी तो 15 के लिए कितने मिल जाएंगे? 75। प्रति एक स्कूल में 5 का नए कंप्यूटर मिलेंगे। ये पूरी खबर थी बागपत की, ठीक है साहब। अगली खबर है दोस्तों, वो है लखनऊ से ही। लखनऊ में एक जगह पड़ती है जरहरा नाम की, जरहरा। वहाँ पे देश का पहला पशु जन्म नियंत्रण वो खोला गया है, प्रशिक्षण केंद्र। मतलब अभी तक हम लोग मानव के जन्म की जनसंख्या को ही कंट्रोल कर रहे थे। अब जरहरा लखनऊ में देश का पहला पशु जन्म नियंत्रण केंद्र खोला जा रहा है। जरहरा लखनऊ में है। ये लखनऊ नगर निगम के द्वारा खोला गया है। देश का पहला ABC सेंटर, मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है ये। ABC लिख दिया तो ABCD वाली नहीं, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है ये कहाँ खुल रहा है? जरहरा, जो कि लखनऊ में पड़ता है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार की ये संयुक्त रूप से इसमें जॉइंट एक प्रोग्राम है। किसका? गवर्नमेंट ऑफ यूपी तो होगा, यूपी का तो है ही, और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड भी इसमें पूरी मदद करेगा। तो ये दोस्तों आपने पूरी खबर समझी। ये तो एक क्विक फैक्ट्स हैं। जैसे जीरो फ्रेश डंप सिटी लखनऊ में बन गया शिवरी प्लांट की मदद से।
माइक्रो फॉरेस्ट कहाँ लग रहा है, गौतम बुद्ध नगर में लग रहा है ना, पीएम श्री नवोदय विद्यालय में अभी बताया था। मंदिर संग्रहालय अयोध्या में बन रहा है। प्रथम एबीसी सेंटर भी जरहरा लखनऊ। तो ये सारी चीज़ें अभी वही थी जो रिवाइज करी है। इसके बाद दोस्तों छोटी सी ये आखिरी पेज है बस, इसके बाद देखो पूरा हमने उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स भी रिवाइज कर लिया फटाफट। देखो जल्दी से ये भी कर लेते हैं। दिवाली जो मनी थी दोस्तों, दिवाली में 9वां अयोध्या दीपोत्सव जो होता है वो हुआ। अयोध्या 9वें क्रम का था। तो ये आपका 18 से 20 अक्टूबर को मना था अयोध्या में, दिवाली मनी थी अयोध्या में। तो सरयू नदी के किनारे 26,17,215 मिट्टी के दिए जले। और योगी सरकार में ऐसी चीज़ें बहुत हुई हैं कि जो है ऐसी आप देखते ही होगे, तो ऐसी तरह के रिकॉर्ड बने हैं लगातार। तो एक स्थान पर सबसे अधिक दिए जलाने का रिकॉर्ड बन गया अयोध्या में। अच्छी बात है ये कि चलो इस बहाने हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों को भी देखते हैं और रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। 26,17,215 मिट्टी के दिए जला दिए और पूरा गिनीज वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड बना दिया। मतलब ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है वो बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। 19 अक्टूबर को ये रिकॉर्ड बना था। सरयू नदी के किनारे अयोध्या में कितने दिए हैं? 26,17,215 दिए। अगली खबर है दोस्तों, एक प्लांट लगा है टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल। टाइटेनियम का ये प्लांट है जिसमें सुपर अलॉय को भी शामिल किया गया है। ये प्लांट जो है वो लखनऊ में लगा है दोस्तों। कहाँ लगा है? लखनऊ में। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा लगाया गया है लखनऊ में। टाइटेनियम पर आधारित एक प्लांट है। 1,000 करोड़ रुपए इसमें निवेश होगा। 6,000 टन से अधिक की कैपेसिटी है। ये आप याद ही नहीं कर सकते, कितना करो, कितने सारे हो गए ना। तो टाइटेनियम वाला जो प्लांट है वो लखनऊ में लग गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ब्रह्मोस मिसाइल को लेके भी बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार में भी ब्रह्मोस मिसाइल का काम शुरू हो गया और ये इसकी पहली खेप आ गई है। तो ये रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह हैं और जो हमारे सीएम साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल को लेके एक सेंटर बनाया और पहली खेप कहाँ आ गई है? लखनऊ में आ गई है ब्रह्मोस मिसाइल की। अगली है दोस्तों, विश्व का पहला सिरेमिक पार्क बन गया है। पूरी दुनिया का पहला सिरेमिक पार्क हमारे खुर्जा में बना है। खुर्जा दोस्तों बुलंदशहर ज़िले में पड़ता है। तो ज़िला पूछा जाए तो बुलंदशहर है, स्थान पूछा जाए तो खुर्जा है। विश्व का पहला सिरेमिक पार्क है ये। और ये इसका नाम जो रखा है ना पार्क का, वो रखा है अनोखी दुनिया। अनोखी दुनिया क्यों है ये? क्योंकि ये पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से बना हुआ है। जो सिरेमिक का कचरा होता है उससे बना के हमने ये पूरा सिरेमिक पार्क बना दिया बुलंदशहर ज़िले के खुर्जा में। नाम है अनोखी दुनिया। फिर ये मिशन शक्ति का 5वां वर्जन। मिशन शक्ति का मतलब आप जानते ही हो, जो महिलाएं होती हैं उनकी सुरक्षा वगैरह के लिए, सम्मान के लिए लॉन्च किया गया है। 5वां वर्ष है, लगातार मिशन शक्ति लॉन्च किया जा रहा है। और उसकी जो थीम है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश। क्या है? सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश इसकी थीम है। मिशन शक्ति 5वें वर्जन का जो उद्घाटन है वो लखनऊ में किया है सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। तो लखनऊ में है, थीम है सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश, महिलाओं से ये संबंधित है। एक और दोस्तों अगली खबर है, थोड़ी सी खबरें रह गई हैं। सीएम युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो, युवाओं से संबंधित एक कॉन्क्लेव हुआ है। ये सारी चीज़ें लखनऊ में होती हैं भाई, राजधानी लखनऊ में है। और पहली बार ऐसा हो रहा है जब युवाओं को उद्यमिता के लिए, इंडस्ट्रीज से आगे बढ़ाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट दिलवाने के लिए सीएम कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है लखनऊ में। ठीक है साहब, थोड़ी सी न्यूज़ और है, एक बस 2-3 मिनट और लगेंगी। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति लॉन्च की गई है ताकि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन हो सके। ये इसकी तारीख इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी जब पॉलिसी लॉन्च होती है तो उसकी कब हुई वो इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 2025 को ये यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति लॉन्च हुई थी। मंजूरी इसको जो मिली है वो 2 सितंबर को मिली है और ये 1 अप्रैल 2025 से ही, यानी बैक डेट में जाके इसको वैलिड बना दिया है। मंजूरी 2 सितंबर को मिली है लेकिन ये लागू है 1 अप्रैल, यानी बैक डेट में ही कर दी 2025 में। 6 साल तक के लिए ये वैलिड है। 5,000 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा है। 6 साल के लिए, तो 6 साल तक 5,000 करोड़ का खर्चा। 2 सितंबर को लॉन्च हुई है, 1 अप्रैल बैक डेट से ये लागू है। इसी तरीके से जैसे आपने दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक नीति समझी है, उसी तरह से निर्यात प्रोत्साहन नीति है। ये भी 2 सितंबर को थी इलेक्ट्रॉनिक वाली, और निर्यात नीति भी 2 ही सितंबर को है। तो इम्पोर्टेंट है, निर्यात प्रोत्साहन नीति जो है 2 सितंबर को लॉन्च की गई है। और इसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हम जितने भी हमारे निर्यातक हैं, पंजीकृत निर्यातक, उनमें 50% की वृद्धि कर लेंगे। कितने की? 50% का इजाफा करने का प्रयास है ताकि हमारा निर्यात अच्छा हो सके।
इसी तरीके से एक और दोस्तों है आउटसोर्स सेवा निगम। ये भी सेम देखो 2 सितंबर को ही है। आउटसोर्स सेवा निगम का मतलब ये है कि एक कॉरपोरेशन बनाया है, एक संस्थान बनाया है कि जहाँ पे भी कर्मचारियों की कमी है वहाँ पे हम आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी बुलाए जा सकें। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 है एक, उसके तहत ये पूरा यूपी आउटसोर्स सेवा निगम बनाया गया है। किससे? कंपनी अधिनियम 2013 से धारा 8 के तहत बनाया है यूपी आउटसोर्स सेवा निगम। और ये एक तरीके का गैर लाभकारी संगठन है, यानी इसका जो लाभ होगा, मतलब ये इसलिए नहीं बनाया जा रहा कि इससे हम पैसा कमाएं, ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आउटसोर्स से जल्दी से काम हो सके, गैर लाभकारी है। ठीक साहब, वही आउटसोर्स कर्मचारियों को इसमें बुलाना है और उन्हें कम से कम अच्छी सैलरी भी देनी है ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो सके। देश में ये टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण सुविधा लॉन्च हुई है, नोएडा में हुई है ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री जो लगी है वो नोएडा में लगी है। केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया और देश की पहली है ये। तो देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री जो लगी है वो कहाँ लगी है? नोएडा में लगी है। इसी तरीके से दोस्तों यूपी ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम भी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ। ग्रामीण आबादी यानी गांव में रहने वालों का जो रिकॉर्ड्स है, अभिलेख मतलब रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड होता है उनकी ज़मीन का, उनके खेत का, उनको सुधारने के लिए ये 2025 वाला यूपी ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम 2025 लाए हैं। और ये 2 जनवरी तारीख इंपॉर्टेंट है, 2 जनवरी 2026 को ये एक्ट जो है वो अधिनियमित हो गया है। यूपी ग्रामीण आबादी अभिलेख कब हुआ है? 2 जनवरी 2026 को, ताकि गाँव का जो भी रिकॉर्ड वगैरह है, विरासत, नामांतर, संशोधन, लिपिकीय त्रुटि, सारी चीज़ें सही की जा सकें। ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे है दोस्तों। हाल ही में क्या हुआ कि आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेस वे था ना, उसको पूर्वांचल वाले एक्सप्रेस से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी मंजूरी दे दी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे और पूर्वांचल एक्सप्रेस को टच करने के लिए एक ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। लिंक करेगा ना आगरा लखनऊ और पूर्वांचल वाले एक्सप्रेस को, ये आपस में जोड़ेगा तो लिंक करेगा। तो इस लिंक एक्सप्रेस वे की जो लंबाई है वो 49.96 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर के आसपास की हो गई। 6 लेनों का ये प्रोजेक्ट है। भविष्य में इसे भी हम 8 लेन में बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में ये 50 किलोमीटर का है। आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेस को लिंक करेगा, जिसका नाम है ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे। इस तरीके से दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर ली। पता भी नहीं चला होगा ना, जल्दी जल्दी हो भी गई। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो यूपी दिवस था 2000 मतलब इसका 2026 वाला, ये कब मनाया गया? ठीक है, कब मनाया जाता है यूपी दिवस? बहुत सरल सवाल है, बता देना कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया।